हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो डाइविंग डीपर इनटू द वर्ल्ड ऑफ तुम्बाड़। ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम तुम्बाड़ के बारे में बात कर रहे हैं और इस मूवी का डीप एनालिसिस कर रहे हैं। हम पिछले वीडियो में मूवी के उस पॉइंट तक आए थे जब विनायक दादी से जाकर मिलता है और ख़जाना कैसे पाना है ये सब कुछ फिगर आउट कर लेता है। वैसे मूवी अनाज और सोने के बारे में है और ये चीज़ हमें काफ़ी बार बताई गई है और छोटे छोटे डिटेल्स के साथ। कैसे? क्योंकि जब विनायक घर आता है तो उसकी बीवी एक बिज़नेस शुरू करती है और वो बिज़नेस किस चीज़ का होता है? आटा, अनाज। ऑब्वियसली ये कोइंसिडेंस तो नहीं था, ये एक डेलिबरेट चॉइस था, क्योंकि फिल्म में कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता। हर एक डिसीजन एक डेलिबरेट चॉइस होता है। जब वो घर आता है तब उसके हुलिये से उसे कोई नहीं पहचान पाता, लेकिन जब वो चिल्लाता है तब उसके पड़ोसी भी उसे पहचान जाते हैं। विनायक राव। क्यों हुआ होगा ऐसा? अब हो सकता है कि विनायक का नेचर ही ऐसा हो और वो यूजुअली अपने बीवी पे चिल्लाता हो, क्योंकि सो फार हमने जो विनायक का कैरेक्टर देखा है वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और वो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। तो उसके लिए अपनी बीवी पे चिल्लाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और जब वो चिल्लाता है तब इनफैक्ट पड़ोसी भी उसे पहचान लेते हैं। ही इज़ नॉट बीइंग वेरी नाइस टू हिज फैमिली और वो बहुत ज़्यादा तामसी कैरेक्टर है। ये हमें दिखाई भी देता है जब वो घर में आता है। वो बिना बताए महीनों तक चला गया था। उसने कुछ नहीं बोला, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उसकी बीवी को ये बिज़नेस शुरू करना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी आइडियली बीवी को उस पर गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो डरी हुई थी। ये चीज़ इस बात को दिखाती है कि विनायक अपने फैमिली को किस तरीके से ट्रीट करता है। खैर, उसके बाद वो तैयार होता है और राघव के पास चला जाता है। वहाँ पर आपको पुणे की टिपिकल फेमस डोर प्लेट देखने को मिलेगी और राघव जानबूझ के फिर 3 बार बेल बजाता है। तो विनायक राघव के पास चला जाता है। वो अपने पास जो मुद्रा थी वो उसे बेच देता है और उसके साथ डील करता है। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि राघव ने काली बिल्ली क्यों पाल के रखी थी। काली बिल्ली तो मनहूस होती है ना, और उसे टीका लगाया था। यार राघव भी थोड़ा सा वियर्ड कैरेक्टर है। खैर, उसके बाद उनकी डील फाइनल होती है और गाने का मोन्टाज शुरू होता है और विनायक बार बार तुम्बाड़ जा रहा है, सोने की मुद्राएं ला रहा है और राघव को बेच रहा है। ये सब कुछ शुरू हो जाता है। वहाँ पर एक शॉट है जब विनायक एक बार 2 मुद्राएं लाता है और उसके ही अगले शॉट में विनायक 16 मुद्राएं लाता है। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा एक साथ? तो हो सकता है ये वही टाइम था जब विनायक ने ये डिस्कवर किया कि अगर गुड़िया बनाते समय उसमें कंकर पत्थर डाल दो तो हस्तर वो भी चबा लेता है। ये कुछ कंकड़ भी डाल दे, वो कंकड़ भी चबा जाता है। थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है। विनायक वैसे भी स्मार्ट कैरेक्टर है ही। वैसे गाने के मोन्टाज में ही लगभग 40 मिनट के आसपास हमें एक फ्रेम दिखाई देता है जहाँ पर तुम्बाड़ के कुएं के बाहर कुछ डॉल्स हैं जो अब बारिश की वजह से ख़राब हो चुकी है। तो इनफैक्ट विनायक के दिमाग में ये आइडिया आ चुका था कि हम मल्टीपल डॉल्स लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये आइडिया नहीं आया था कि हम एक साथ इतनी सारी डॉल्स लेकर अंदर जा सकते हैं। उसने भी कोशिश की थी कि वो मल्टीपल डॉल्स बाहर बना के रखेगा और फिर बारी बारी में जाकर थोड़ी थोड़ी मुद्राएं लाएगा, लेकिन देवताओं का शाप तुम्बाड़ पे बारिश बनकर बरस रहा है, इसलिए विनायक का ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वैसे अब राघव को तुम्बाड़ जाना था और वो सारा का सारा खजाना खुद के लिए लेना था, इसलिए वो एक विधवा को विनायक के पास छोड़ता है और उसको बोलता है कि विनायक को 2 दिन तक घर से बाहर मत जाने देना। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस वो विधवा नहीं थी। यह हमें पहले दिखाया गया है जब राघव और विनायक साथ में ब्रॉथल जाते हैं। तब राघव के साइड पे जो वो लेडी थी वही लेडी वो विनायक को देता है। इसका मतलब राघव ने इस बात का भी झूठ बोला था कि वो विधवा है, और ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से झूठ बोला था, क्योंकि राघव के ऊपर विनायक का 803 रुपये का कर्जा था और इसने उस लड़की को एग्जैक्टली 800 रुपये में ख़रीदा था। 803 का उधार था मुझ पर, इसके 800 दिए। कोइंसिडेंस? नो। अब जब राघव तुम्बाड़ जाता है तब वो खजाना खोजने की कोशिश करता है। वो सबसे पहले वाड़े में जाता है और वहाँ पर
एक किचन दिखाया गया है। शायद हो सकता है कि ये वही किचन था जहाँ से आटा बनाया जाता था, जो यूज़ होता था आगे जाकर गुड़िया बनाने के लिए। और वो गुड़िया यूज़ करके जो सरकार की लक्कड़ नानी थी, जो दादी का कैरेक्टर है, वो कुएं में उतर कर हस्तर से मुद्राएं चुराया करती थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किचन की वॉल पर पेंटिंग बनाया गया है। सो हो सकता है कि जो भी विधवा औरतें थी उनका काम यही था कि आटा बनाओ, आटे की गुड़िया बनाओ। और जो दादी थी, जो कुएं में उतरने वाली थी, उसका काम था कि हस्तर से मुद्राएं लाओ, क्योंकि वो कुएं में उतरने में सबसे ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए ये काम उसे दिया गया था। और उसे भी एक्चुअली कोई चॉइस नहीं था ये काम करने के लिए, क्योंकि वो विधवा थी। अगर वो ये काम करने से मना कर देती तो उसे शायद सती में बिठा दिया जाता। किचन की उस पेंटिंग में एक चेहरा मिटा दिया गया है। शायद वो दादी का हो सकता है, क्योंकि हस्तर के शाप के बाद शायद ये चेहरा मिटा दिया गया और उसे भुला देने की कोशिश की गई। खैर, वहाँ पर विनायक पहुँच जाता है और राघव को ट्रिक करके उस कुएं में लेकर जाता है। और जब वहाँ पर राघव के मरने के बाद विनायक खुद नीचे आता है, तब हमें पहली बार हस्तर दिखता है। ये शॉट टेक्निकली अचीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये पूरी तरीके से हैंड हेल्ड शॉट है। अब आपको लग सकता है कि हस्तर ये कैरेक्टर कम्प्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड है, क्योंकि वो उसी तरीके से दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका मॉडल जनरेट किया गया है। लेकिन अब ये टेक्निकली चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि अगर हमें कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर किसी लाइव एक्शन हैंडहेल्ड फुटेज में डालना हो, तो उसके लिए हमें उस फुटेज को सबसे पहले ट्रैक करना पड़ता है। ये सारी टेक्निकल बात है, मैं बस आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े कि ये कितना चैलेंज था और उन्होंने किस तरीके से इस चैलेंज को सॉल्व किया। तो अगर शॉट हैंडहेल्ड हो तो उसे सबसे पहले कैमरा ट्रैक करना पड़ता है। इसका मतलब ये फिगर आउट करना पड़ता है कि कैमरा की एग्जैक्टली किस तरीके से मूवमेंट हुई थी। फिर वो डेटा हमें 3D सॉफ्टवेयर को फीड करना पड़ता है और 3D सॉफ्टवेयर के वर्चुअल कैमरा को वो डेटा फीड करना पड़ता है। और फिर उसके ऊपर हमें जो भी कैरेक्टर चाहिए वो हम लगा सकते हैं एंड वी विल बी गुड टू गो। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत है। अगर हमें कोई भी फुटेज 3D ट्रैक करना है तो हमारे पास एक वेल लिट एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमें कोई ट्रैकिंग पॉइंट्स चाहिए जिसमें यूजुअली एक हाई कॉन्ट्रास्ट हो, और हमें फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड तीनों चीज़ें इन फोकस में लगती है, तो ही हम इसे परफेक्टली ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल लिट एनवायरनमेंट नहीं है, बहुत ही लो की लाइटिंग है, कहीं भी ऐसा हाईली कॉन्ट्रास्टिंग कोई सीन दिखाई नहीं दे रहा, और ऊपर से एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। तो ये करना टेक्निकली इम्पॉसिबल होना चाहिए था, जो इन लोगों ने करके दिखाया। और ट्रेडिशनल मेथड से ये इम्पॉसिबल ही था, तो इन्होंने ये करके कैसे दिखाया? हस्तर का एक प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया था और वहाँ पर असली आदमी को रखा गया था, उसे एज ए रेफरेंस यूज़ किया, और उसके प्रोस्थेटिक मेकअप के ऊपर सीजी एलिमेंट्स जो है, जो सारे टेक्सचर्स हैं, वो पोस्ट प्रोडक्शन में लगाए गए थे। ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि ये कितना मुश्किल था और कितने स्मार्टली इस शॉट को एग्जीक्यूट किया गया है। वैसे मुझे लगता है कि उसके नेक्स्ट सीन में जो दीवारों पर पेंटिंग है वो रामायण की पेंटिंग है, क्योंकि वहाँ पर एक धनुष लिया हुआ इंसान दिखता है, बंदरों जैसे शक्ल वाले इंसान दिखते हैं और सब लोग फाइट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये रामायण का सीक्वेंस हो। लेकिन उसी प्लेस पे आपको बिफोर पार्टीशन इंडिया का मैप भी देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली बड़ा मैप है। तब पार्टीशन हुआ नहीं था, वो कहानी लगभग 1933-1934 की थी। तो ये चीज़ मुझे पसंद आई कि क्रिएटर्स को पता था कि ये 1947 के पहले की कहानी है, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि वहाँ पर अगर मैप दिखाना हो तो इस तरीके का दिखाया जाएगा जहाँ पर पार्टीशन नहीं हुआ और हमें अखंड भारत देखने को मिलता है। वो 1933-1934 का लास्ट सीन था। उसके बाद हम 14 साल जंप करते हैं और इन दो फ्रेम्स को देखिए, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं। सबसे पहले विनायक के पास एक बड़ी गाड़ी आ चुकी है, उसने घर को अच्छे से रिनोवेट किया हुआ है, और उसके आजू बाजू के जो घर हैं वो अब वहाँ पर नहीं है, और अगर है भी तो भी वेल मेंटेन कंडीशन में नहीं है। इसका मतलब विनायक खुद फाइनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके पड़ोसी काफ़ी मिडिल क्लास है, या फिर वो इतना अच्छा अभी फाइनेंशियली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। 14 साल के बाद हमें दिखाई पड़ता है कि अब वो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो चुका है, वो शराब पीता है, वो बस स्मोक करता रहता है, और वो अपने ही धुन में होता है, नशे में होता है, और उसने उसी विधवा / प्रोस्टिट्यूट को अपनी रखेल बना कर रखा हुआ है। और हमें विनायक के मुंह से फिर से चुप।
आवाज नहीं। सुनने को मिलता है। मैंने कहा था ना, विनायक इज़ नॉट बीइंग नाइस टू हिज फैमिली। वो उसकी रखेल को भी मोर और लेस वैसे ही ट्रीट करना चाहता है, लेकिन हाँ, अपने बीवी के इतना बुरा तो ट्रीट नहीं कर रहा वो उसे, क्योंकि अब जब उसकी बीवी को विनायक के रूम में एंटर करना होता है तब उसे परमिशन भी उस रखेल से मांगनी पड़ती है। भाई साहब, ये विनायक सही में बहुत वियर्ड सा कैरेक्टर है। वैसे इस मूवी में आपने नोटिस किया है कि हर एक मेल कैरेक्टर का नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, लेकिन हमें किसी भी फीमेल कैरेक्टर का नाम पता ही नहीं है। चाहे वो विनायक की माँ हो, चाहे वो विनायक की बेटियाँ हो, चाहे वो उसकी बीवी हो, चाहे वो उसकी रखेल हो, हमें किसी का भी नाम नहीं पता। इवन दादी का भी हमें असली नाम नहीं पता। और हमें सारे मर्दों के नाम पता है। हमें विनायक का नाम पता है, हमें राघव का नाम पता है, हमें विनायक के बेटे पांडुरंग का नाम पता है, विनायक के मरे हुए भाई सदाशिव का नाम पता है, और सरकार का नाम नहीं पता, लेकिन एक बहुत अच्छी पोस्ट है सरकार, तो हम उसे उस नाम से जानते हैं। लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में, और स्पेशली इन लोगों के मेंटालिटी में या फिर तुम्बाड़ के वर्ल्ड में, महिलाओं को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं था और उन्हें किसी भी चीज़ का कोई भी से नहीं था। लिटरली अगर तुम लड़की हो तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी किसी मर्द के रेफरेंस से होगा। मतलब विनायक की माँ, विनायक की बेटी, विनायक की रखेल, उसकी बीवी, या फिर सरकार की लक्कड़ दादी, इस तरीके से। हमें उनका नाम नहीं पता, और ये बहुत ही सटल और बहुत ही इंसेन डिटेल था, और ये डेफिनेटली वर्थ शेयरिंग है। वैसे वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि विनायक का कैरेक्टर आर्क शुरू हुआ है बीइंग सेल्फिश, और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन अभी जो आखिरी सीन में जब विनायक अपने आप को सैक्रिफाइस करता है ताकि वो अपने बेटे की ज़िंदगी बचा सके, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो हस्तर की वो थैली चुराता है और उसके बेटे को ऑफर करता है। पांडुरंग ये समझ जाता है कि लालच में कुछ नहीं रखा, और वो मूव ऑन करता है, वो थैली नहीं लेता, और ये देखकर विनायक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये चीज़ विनायक के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करती है, फ्रॉम बीइंग सेल्फिश टू बीइंग सेल्फलेस। वो आखिरकार वो लेसन अपने बेटे को सिखा सकता है, जो लेसन पता नहीं कब से हर कोई एक दूसरे को सिखाने की कोशिश कर रहा था। लक्कड़ दादी ने खजाना ढूंढने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जान गई थी। फिर भी सरकार नहीं माना और वो खजाना ढूंढता रहा। उसके बाद विनायक के माँ ने मुद्रा चुराने की कोशिश की और उसके मुंह पर स्कार आ गया, और फिर उसने विनायक को बताया कि इसमें कुछ नहीं रखा तो तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा। विनायक की माँ को भी तब अकल आई थी जब उसने उस ग्रीड के कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए थे, और विनायक को खुद को भी तब अकल आई जब उसने वो कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए और वो खुद कर्स्ड हो गया। लेकिन पांडुरंग ऐसा नहीं है। पांडुरंग बिना कर्स्ड हुए या फिर बिना कोई कॉन्सिक्वेंसेस अपने बॉडी पर सहे इस चीज़ को समझ गया कि ग्रीड में कुछ नहीं रखा, और वो मूव ऑन हो गया। और ये सिर्फ एक कैरेक्टर का कैरेक्टर आर्क नहीं है, ये ओवरऑल एक मूवी का आर्क है जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वैसे मैं क्रिएटिव डिसीजन लेना चाहता कि जो लास्ट शॉट है जहाँ पर पांडुरंग वाड़े से बाहर जा रहा है, पूरा का पूरा शॉट वैसा ही है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि क्या होता कि उसके कमर पर हस्तर की वो थैली बंधी होती, फिर आगे स्टोरी कैसे बढ़ती। सोचने वाली बात है। अगर आपके पास कोई फ़ैन थेरीज हो कमेंट्स में लिखिए। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है और तुम्बाड़ का मेरा डीप डाइव एनालिसिस ख़त्म होता है। अगर आपको इस मूवी के बारे में कुछ इंसेन डिटेल्स पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे सही में इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ये फिल्म मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आई होप कि ये सारे डिटेल्स देखने के बाद अब आप भी इस मूवी को थोड़ा सा बेटर अप्रिशिएट कर पाओगे। एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।